हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग पता है कि बर्ड ज्योग्राफी में भी हम कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा देखिएगा जलमंडल, जो कि हमारे जैसे जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जीव मंडल हो गया, इन सभी टॉपिकों को कवर करते हुए जिसमें हमने जो पहला टॉपिक से शुरुआत किया है उसमें हमने जलमंडल की शुरुआत की है। तो जलमंडल में अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक देख चुके थे। आज के टॉपिक की बात करेंगे तो आपके प्रवाल भित्तियों से संबंधित और महासागर और समुद्र से कुछ संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा आज हम करेंगे। प्रवाल भित्तियों से देखा गया है कि बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत में कहाँ पर पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व में कहाँ कहाँ पर प्रवाल भित्ति होती है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है, कैसे कैसे वो उत्पन्न होती है, कहाँ पर उत्पन्न होती है, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं प्रवाल भित्तियों से, तो उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चनों की जो श्रृंखला आज तक चली आ रही थी, कई वर्षों से बहुत सारे पेपरों में पूछे गए थे। तो आगे जो भी पेपर आपका होगा उसमें आपके कोई सा भी क्वेश्चन अभी तक, जब हम आज देखिए क्लास नंबर की अगर हम बात करेंगे तो क्लास नंबर हमारा 19 होने वाला है। तो 18 क्लास में जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका आप अच्छे से रिवीजन कर लें। अगर आप उसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट जो क्लास है, यानी कि क्लास जो आज का है, उसमें कुछ ना कुछ आपको फायदा भी मिलने वाला है, क्योंकि प्रबल भित्तियों से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन तो हम पहले भी देख चुके थे और आज हम वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आज तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम महासागर से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम समुद्र से देखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले महासागरों के बारे में भी टोटल कंप्लीट स्टडी कराई थी कि सबसे गहरी खाई क्या है, किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, किसका सबसे छोटा है, कहाँ पर कौन से महासागर की स्थिति कैसी है, किन किन महाद्वीपों में स्थित है, इन सभी को मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले आप उस क्लास पर जाएं और पहले आप उस क्लास को देखने की कृपा करें, क्योंकि कृपया आप लोग इसलिए करेंगे, कृपा करेंगे या कृपया करेंगे आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन देखिएगा जो मेरी मर्जी सिर्फ इतनी है कि जब भी क्लास में आए तो आप रिवीजन करके आए। रिवीजन अगर आप करेंगे तो आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ चल रहे हैं। 800 से ज्यादा प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम 800 से ऊपर प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक के लिए आने वाले क्वेश्चन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जल्द आपकी डेट आने वाली भी है एग्जाम की, तो कृपया सभी लोग बने रहें। और कई सारे क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार इसी के बेस पर हम करते भी रहेंगे। तो बर्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल में प्रवाल भित्तियां और महासागर व समुद्र है। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि मैंने महासागर के बारे में पढ़ाया था, तो कोई बताएगा कि महासागर दिवस कब मनाते हैं। तो महासागर दिवस कब मनाते, 8 जून को महासागर दिवस मनाते हैं, है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है उसे प्रशांत महासागर कहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है। 3 महासागरों को ही आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, प्रवाल की बात करेंगे तो देखिएगा कहाँ मिलेगी आपको, समुद्र में मिलेगी, इसीलिए महासागर व समुद्र से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं और हमेशा आपके ताजे पानी या खारे पानी में ही उत्पन्न होंगे। क्या होते हैं, खारे पानी में उत्पन्न होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो अंग्रेजी में अगर हम बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीफ के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, कई सारे यूपीएससी में क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग लगातार पेपर कहीं ना कहीं पर दे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो कि क्वेश्चन प्रवाल भित्ति समुद्र जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर से पूछे जाते हैं। जलमंडल में बात करेंगे तो जल का एक केमिकल फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं H2O। क्या कहते हैं, H2O। इसे अगर साइंस की भाषा बोले तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। इसीलिए अगर जलमंडल की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जलमंडल ये किसका पार्ट है, ये पार्ट ऑफ भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 मंडलों का हम विभाजन करेंगे, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं जो वो आपके जलमंडल है। ठीक है, अब चलते हैं और डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को ही देखते हैं। ये क्वेश्चन इतने सुंदर हैं, ये लगातार वो क्वेश्चन हैं
कि जब हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आगे आने वाले जितने भी आपके प्रावाल भित्तियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आप फटाफट कर देंगे सिर्फ दो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है, लगातार इसी के समक्ष ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रावाल भित्तियां क्या होती हैं। ठीक है, आप हेडिंग इस पे डाल सकते हैं कि प्रावाल भित्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोरल रीफ क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लगातार जैसे जैसे जो जो स्टेटमेंट सही होते जाए उनको आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो पहला है देखिएगा, कोरल कहते हैं प्रावाल जो होते हैं मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागरों में बनते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागर व सागरों में बनते हैं, यानी कि प्रावाल अगर उष्णकटिबंधीय महासागर और सागरों में बनेंगे तो कहीं ना कहीं प्रवाल जो होंगे वो भारत में भी पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय महासागर भी हैं और सागर भी हैं, तो भारत में भी प्रवाल कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। जैसे कहाँ पाए जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे आपको। कच्छ की खाड़ी में भी मिलेंगे। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, आपके गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि प्रावाल जो होते हैं मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर व सागरों में पाए जाते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट राइट है, एकदम जबरदस्त तरीके से बनाया गया स्टेटमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। देखिएगा, प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं। जो सागर बहुत गहरे होते हैं उनमें प्रवाल नहीं पाए जाएंगे, यानी कि मान लीजिएगा क्या प्रवाल जो होंगे वो प्रशांत महासागर में पाए जाएंगे। महासागर सबसे गहरा कौन सा है, पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशियन जो है हमारा, यानी कि प्रशांत महासागर जो है हमारा वो सबसे गहरा है। तो प्रशांत महासागर में मिलेंगे क्या, बताइएगा। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हो सकता है इसमें ना मिले आपके। कह सकता है कि प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते। देखिए, गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल के नीचे, सिर्फ समुद्र तल के नीचे की जो गहराई है 60 से 77 मीटर तक की गहराई तक ही पाए जाते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है, 60 से 77 फीट की गहराई तक ही पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो गहराई लिखी है वो आपके मीटर में लिखी है। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 3 फीट होते हैं समथिंग, तो याद रखिएगा कि 1 मीटर में समथिंग 3 फीट होते हैं। तो आपको जब भी गहराई पूछी जाएगी तो हो सकता है फिट में पूछ ले। 180 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 180 से लेकर 220 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं, है ना। एग्जाम में देखेंगे तो 250 फीट तक की है, तो 250 फीट भी आपकी क्या है, ओवरऑल सही है। अगर फिट की बात करें तो फिट में 250 भी यहाँ पर सही है। ठीक है, प्रबल गहरे समुद्र सागरों में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, गहरे जो होते हैं उनमें नहीं, जैसे प्रशांत महासागर बहुत गहरा है तो वहां पर प्रवाल नहीं मिलेंगे। अटलांटिक में मिल सकते हैं, हिंद महासागर में आपको प्रवाल मिल सकते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में मिलना प्रवालों का थोड़ा कठिन रहेगा, रीफ का थोड़ा कठिन रहेगा, कोरल का थोड़ा कठिन रहेगा मिलना वहां पर। ठीक है, और इतनी गहराई तक पाए जाते हैं, तो इतनी गहराई तक पाए जाते हैं भाई, देखिएगा इतनी गहराई तक भी पाए जाते हैं। 27% और 30% महासागर लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है क्या। देखिएगा, 27 से 30% महासागर लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है क्या, नहीं, अनुकूल है नहीं है, यानी कि तीसरा तो गलत है। सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल है, सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफेद रंग के हो जाते हैं। अति उत्तम है जिसके कारण वह सफेद रंग के हो जाते हैं, बिल्कुल बात सही है कि सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, बिल्कुल सही है। सागर के तापमान की वृद्धि, मूंगा को हम कह सकते हैं प्रवाल, कह सकते हैं प्रवाल, शैवाल के लिए अति उत्तम है,
जिसके कारण वह सफेद रंग के हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि 1, 2 और 4 आपके सही हैं। 1, 2, 4 आपके एकदम राइट है। ठीक है, 1, 2, 4 आपके क्या है, एकदम राइट है। ओके, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न है जो आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा शायद। अब देखिएगा, फिर से क्वेश्चन आ गया कि प्रवालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं? ठीक है, अब देखिएगा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। उसी के क्वेश्चन की तर्ज पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाया गया है, जो कि एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागर और समुद्र में पाए जाते हैं। अभी तो पढ़ा था, ठीक है, कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागर और महासागरों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक तापांतर 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच होता है। तो बिल्कुल सही है, जो तापांतर होता है, जो ताप होता है, जो तापमान होता है, वो कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 30% से 34% के बीच समुद्री लवणता वाले प्रवण क्षेत्र में वृद्धि के लिए आदर्श है क्या? बताइएगा। 30 और 40, 30 और 34 के बीच समुद्री लवणता वाले प्रबल क्षेत्रों में वृद्धि के लिए आदर्श है क्या? ये देखिएगा, इसको देखिएगा, 27 से 30 महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है क्या? यहां पर क्या होगा आपके, कहां गया, ठीक है, यहां पर क्या होगा आपके 27 से 30, 27% से 30% आपके होगा। ठीक है, समुद्री लवणता वाले प्रबल क्षेत्र में वृद्धि के लिए आदर्श है, यानी कि एक सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा आपका गलत है, केवल एक सही है। राइट, समझ में आ गया, एकदम राइट। कैसा लगा? क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबल भित्तियों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है भाई, नहीं वाली बात करनी है। ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए तो कृपया करके उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ऐसा ना हो कि सही नहीं की जगह आप पढ़ लो कि सही है। ठीक है, ये मिस्टेक एग्जाम में बहुत होता है, प्रेशर में बहुत मिस्टेक होती है, जब दबाव पड़ता है ना ऊपर से, तो बहुत मिस्टेक होती है इस बात को लेके। ठीक है, प्रवाल ताजे पानी में प्रचुर मात्रा में विकसित होते हैं। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्रवाल जो होंगे वो गहरे समुद्र में नहीं पाए जाएंगे। अब प्रवाल जो होते हैं वो ताजे पानी में नहीं, ताजे खारे पानी में विकसित होते हैं, यानी कि जरूरी है उनके लिए खारा पानी। तो खारे पानी में विकसित होते हैं, ना कि, ठीक है, खारे पानी विकसित होते हैं ना कि ताजे पानी में। तो हो सकता है यही गलत हो, बाकी चेक कर लेते हैं, मतलब ये सही हो। इसे 23 से 25 डिग्री के बीच गर्म पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे उथले खारे पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन 50 मीटर से अधिक की गहराई पर नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए इसे बहुत धूप की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए धूप की आवश्यकता होती है। तो जहां पर आपने हेडिंग डाली थी प्रवाल भित्तियां, वहां पर स्टेटमेंट सभी नोट कर लें आप लोग, है ना। अगर आप यहां से स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए जब भी इनसे क्वेश्चन बनेगा प्रवालों से, तो उसको आप अच्छे तरीके से कर देंगे एग्जाम में, है ना। कितने अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप उस एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रहता है हमारा अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है? कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है, क्वेश्चनों की बौछारें चल रही हैं। कौन बने करोड़पति में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोरल यानी कि प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों प्रवाल की जैव विविधता सबसे अधिक है। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों प्रवालों की जैव विविधता सबसे अधिक है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रवालों की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है क्या? बिल्कुल सही है।
जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाते हैं। कब बनाते हैं? जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाते हैं। प्रवाल जूजो थेले शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में है, बिल्कुल सही है। प्रवाल शैवाल को एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा शैवाल क्या लिखा? प्रवाल शैवाल को एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रवालों को भोजन प्रदान करते हैं। सही है क्या? स्टेटमेंट बताइएगा, स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल सही है। और तापमान में वृद्धि के प्रबल व्यंजित हो जाती है, यानी कि ए भी सही है, ए भी सही है। आप सिर्फ नोट इसको कर लीजिएगा, ऊपर के सभी सही हैं। ठीक है, ऊपर के सभी सही हैं। ठीक, ये सिर्फ क्वेश्चन बना हुआ था, ए भी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आपके दुनिया में सबसे बड़ी बैरियर रीफ पद्धति कहां पर पाई जाती है? तो दुनिया में सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, इसको नाम क्या दिया हमने? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ प्रणाली कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर, उत्तर ऑस्ट्रेलियाई तट पर, दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई तट पर। कहां पर पाई जाती है इसको समझिएगा। तो कहां पर पाई जाएगी? देखिएगा, क्वींसलैंड में पाई जाती है। क्वींसलैंड कहां पर है? आपके उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एकदम जबरदस्त तरीके से हम इसको बता सकते हैं राइट आंसर पर। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी बैरियर रीफ पद्धति कहां पर पाई जाती है? तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। ऑस्ट्रेलिया बात करेंगे तो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा आपके महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहली बात, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, कैनबरा कैपिटल है आपके। और डॉलर क्या है? इसकी मुद्रा आ रही है। ठीक है, डॉलर क्या है? आपकी मुद्रा आ रही है। तो देखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, केप टाउन वगैरह में है, कहां पर है? ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, इसे हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कहां पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? भारत की बात कर रहा है कि कहां पर पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियां। कह रहे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। मैंने अभी आपको बताया था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारत में पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं, सुंदरबन में नहीं पाई जाती, सुंदरबन में नहीं पाई जाती हैं। तो सुंदरबन में किसका प्रकोप है? प्रकोप नहीं, किसकी अधिकता है? मैंग्रोव वनों की, मैंग्रोव वनों की अधिकता है। तो मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर? मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन का डेल्टा भी कहां पर है? तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में है, जो कि दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। एक तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, यानी कि दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और इसे सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस पे एक वृक्ष पाया जाता है जिसे कहते हैं सुंदरी वृक्ष। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सुंदरी वृक्ष, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, आप याद रखिए, कई बार बता चुके हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन राइट आंसर है इसका। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। तो मैंग्रोव वनों का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? आपके सबसे ज्यादा आपके पश्चिम बंगाल में है, फिर आपके गुजरात में आता है। टोटल मैंग्रोव के बारे में भी, जैसे प्रबल भित्तियों के बारे में क्वेश्चन पढ़ा है ना, वैसे आपके लेक्चर में मैंने मैंग्रोव के बारे में भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो अगर सभी लोग जुड़े हुए हो, शुरुआत से जुड़े हुए हो, सभी क्लास से अगर आप लोग वॉच कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात हो सकती है ये आपके लिए कि ये क्वेश्चन आपको लगातार प्रस्तुत होंगे बहुत अच्छे तरीके से।
ठीक है, अभी तक हम 814 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। भारत में हम कोरल रीफ कहां पाएंगे? कहां पर पाएंगे भाई? रामेश्वरम, उज्जैन, राजस्थान, मदुरई। देखिएगा, उज्जैन आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, राजस्थान तो राजस्थान में, मदुरई आपके तमिलनाडु में है। तो क्या आप कहीं पर मिलेगा? क्या कोरोमंडल तट पर प्रवाल पाए जाते हैं क्या? तमिलनाडु में एक तट है जिसे कोरोमंडल का तट कहते हैं, कोरोमंडल का तट कहते हैं। क्या यहां पर मिलेगा प्रवाल? यहां पर नहीं मिलेगा। राजस्थान में तो कोई आशंका ही नहीं है, शंका छोड़ो। ठीक है, कहां पर मिलेगा? रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम में हो सकता है आपके कोरोमंडल तट पर भी मिल जाए भारत में, है ना। और आप अगर मैप की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। लेकिन रामेश्वरम कहां पर है आपके? रामेश्वरम आपके तमिलनाडु में। तो कुछ एरिया आपके कोरल का हम कहां पर भी पाएंगे? रामेश्वरम में पा सकते हैं, रामेश्वरम द्वीप में पा सकते हैं। और रामेश्वरम द्वीप ए पार्ट ऑफ कोरोमंडल तट। ठीक है, तो रामेश्वरम द्वीप जो पार्ट है वो किसका? कोरोमंडल तट का पार्ट है। लेकिन आप देखिएगा केरल में क्या पाए जाते हैं? क्या केरल का जो तट है वो आपकी क्या है? मालाबार का। तो केरल का जो तट है वो मालाबार का तट है। तो क्या प्रवाल यहां पर पाए जाते हैं? प्रवाल कहां पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में। एक एम में आपके प्रवाल पाए जाते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल अगर बात करें यहां से, ठीक है, तो अगर यहां की बात करें हम तो प्रवाल जो होंगे वो रामेश्वरम में पाए जाएंगे। ठीक है, कहां पर पाए जाएंगे? रामेश्वरम में पाए जाते हैं। तो रामेश्वरम में पार्ट ऑफ कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, इन सभी के पार्ट पर रामेश्वरम पड़ता है। और रामेश्वरम जब पड़ता है तो वहां पर आंसर जो हो सकता है रामेश्वरम हो सकता है, लेकिन मदुरई नहीं हो सकता, मदुरई नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, है ना। क्वेश्चन जिस प्रकार से पढ़ रहे हो तो आपको बढ़िया लगेगा एकदम। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रेरणा कौन है? आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रेरणा कौन है? विज्ञान, समुद्र विज्ञान के प्रेरणा कौन है? जॉन मरे, थॉमसन, लुइस अगासिज, एडवर्ड फोर्स। कौन है आपके आधुनिक समुद्र विज्ञान का पिता? आखिर कौन है? ओवरऑल हम कह सकते हैं जॉन मरे। ठीक है, जॉन मरे आपके पिता हैं किसके? आधुनिक समुद्र विज्ञान के। निम्नलिखित में से किसे समुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? किसे समुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? ठीक है, समुद्रिक वर्षा वन किसे कहा जाता है? देखिएगा, वर्षा वन। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। अभी पढ़ा था महासागर दिवस कब मनाते? 8 जून को महासागर दिवस मनाते। ठीक है, 2 दिवस हमने पढ़े हैं और आपके एनवायरमेंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दिवस आपके। ठीक है, प्रवाल हो गया, महासागरीय निष्पेक्ष हो गया, ज्वार भाटा हो गई है, या महासागरीय धाराएं हो गई। देखिएगा, महासागरीय धाराएं भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं कैसी हैं? जैसे आपकी अगर बात करें लेब्राडोर, लेब्राडोर क्या आप लोगों को याद है? ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं आपके? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं आपके? आगुल्हास कैसी है आपकी? गर्म जलधारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। कहां पर उत्पन्न होगी? हिंद महासागर में उत्पन्न होगी। ठीक है, और बहुत सारी जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा होगी आपके। ठीक है, मेरी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम आपकी जलधारा होगी। कैसी है? गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। क्या आपको सभी धाराओं के नाम याद हो चुके हैं? ठीक है, तो ये तो हो गए नहीं। ज्वार भाटा का हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये भी नहीं होंगे, महासागरीय निष्पेक्ष भी नहीं होंगे। क्या होंगे आपके? प्रवाल होंगे। क्या होंगे आपके? प्रवाल होंगे, जिन्हें समुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है प्रवालों को। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिएगा, सीधा सीधा सिद्धांत है तो ज्यादा चर्चा पर तो नहीं चलेंगे, है ना।
जज्जन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मरे ने किया था, डेली ने किया था, डार्विन ने किया था, या नन ऑफ दीज किसमें से किसी ने नहीं किया था? बताइएगा किसने किया था। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत कहाँ मिलेगा आपको? बायोलॉजी में मिलेगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, और ये भी सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने ही दिया था। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रबल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, देखिएगा, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 1 लाइनर क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन, आर ए डेली, सर जॉन मरे, या W.M. डेविस? आर ए डेली, आर ए डेली को, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी गहरे लैगून द्वारा मनुष्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग अलग की गई शैल भित्तियां निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? कह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से पढ़िए, किसी गहरे लैगून, लैगून केरल में मिलते हैं, लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग अलग की गई शैल भित्तियां निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? शैल भित्तियां निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? बताइएगा। तो शैल भित्तियां निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? तटीय प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं, एट्रोल प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं, रोदिका प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं, या पैच प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपाट शिखर जो होता है वो एटोल होता है क्या? ठीक है, तो लैगून कहाँ मिलेंगे? लैगून अगर देखे जाए तो लैगून आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? केरल में। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है आपके? है ना, तो केरल में 2 झीलें आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो अष्टमुडी झील है जो कि आपके केरल में है, दूसरी आपकी वेवनाथ झील है जो कि आपके केरल में है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील बताइएगा, क्या भारत की सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील है क्या? ठीक है, एक कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो क्या है? चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून है वो आपके कहां पर मिलेगी? आपको उड़ीसा में मिलेगी, क्योंकि लैगून मतलब प्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा, लैगून मतलब क्या होते हैं? प्रवाल होते हैं। तो देखिएगा क्या आंसर होगा आपके? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी भित्ति के बारे में पूछा जाए तो एक ही भित्ति इंपॉर्टेंट है, रोधिका प्रवाल भित्ति। ठीक है, रोधिका प्रवाल भित्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होने वाला है। निम्नलिखित कथनों का परिरक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का। एटोल प्रबल भित्तियों के वलयाकार द्वीप होते हैं। एटोल प्रबल भित्तियों के वलयाकार द्वीप होते हैं क्या? बिल्कुल। चौरस शिखर युक्त ज्वालामुखी के जलमग्न द्वीप गोवा कहलाते हैं। बिल्कुल। महासागरों में मग्न ढालों का औसत ढलान लगभग 10 डिग्री होता है। तो 10 डिग्री ढलान होता है या नहीं होता है ये बताना है हमको, है ना। 10 डिग्री ढलान होता है? नहीं, 10 डिग्री नहीं होता है ढलान, ढलान तो कुछ ज्यादा होता है, 10 डिग्री तो नहीं होता है, तो इसलिए गलत कर दिया। ठीक है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए कथनों का सही उत्तर चाहिए। कह रहे एटोल की आकृति वृत्ताकार होती है, बिल्कुल सही है, वृत्ताकार होती है। प्रबल भित्तियों का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाए जाने एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है क्या? बताइएगा कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही नहीं होगा। कह रहे हैं एटोल की आकृति वृत्ताकार होती है, ये तो सही है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाए जाने वाले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है क्या? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है, यस या नो? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। देखिएगा बातें तो दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करेगा। जब स्पष्टीकरण नहीं कराएगा तो ऑप्शन बी वाला ही ठीक होगा, है ना। स्पष्टीकरण नहीं कर रहा लेकिन बातें सभी की सभी सही हैं, एकदम बातें तो सभी की सभी, बातें तो वैसे भी सब सही करते हैं,
है ना, सभी को पता है कि बातें सब लोग चैंपियन वाली ही करते हैं, राइट। तो चलते हैं, क्या आप लोग चलेंगे फिर से कहाँ, नए क्वेश्चन के साथ, है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा सेम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, और कई बार आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, एक दो बार नहीं, बहुत सारी बार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलते हैं, चर्चा करें क्या इस पे। तो चर्चा क्या करनी है, समतल शीर्ष की अंतःसागरीय पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। समतल शीर्ष की अंतःसागरीय पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, मध्य सागरीय कटक, अंतःसागरीय कैनियन, एटोल या गुआट। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो समतल शीर्ष की अंतःसागरीय पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, गुआट कहला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों पे सही उत्तर का कोट कीजिए। अब देखिएगा, करेक्ट, तटीय प्रबल भित्तियां स्थल सीमा से सटी होती हैं। तटीय प्रबल भित्तियां स्थल सीमा से सटी होती हैं, तो बिल्कुल सटी होती हैं। अवरोधक प्रबल भित्तियां स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं। अवरोधक प्रबल भित्तियां स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं, ये भी ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित नहीं है, मैंने आपको बताया था क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स नहीं होगा, यानी कि तीसरा वाला तो गलत हो गया। एटोल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है, बिल्कुल मुद्रिका आकार का द्वीप ही है एटोल। ठीक है, तो ए भी ठीक है, सी सही नहीं है, तो ए बी डी, ए बी डी, ए बाई बी और बाई डी, ऑप्शन नंबर बी राइट, है ना। देखिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर बताया था वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बाखूबी अच्छी तरीके से मिल गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछे। जो लाइन नंबर 3 इसकी गलत करी गई है, लाइन नंबर 3 जो गलत की गई है, ये आपसे कहीं भी किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आज तक कई सारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कृपया करके हर एक क्वेश्चन पर एक सबसे ज्यादा मेहनत करी हुई है ना, तो उस मेहनत को आप लोग बरकरार रखिएगा। वह मेहनत आप लोग जितनी ज्यादा अच्छे स्तर की करेंगे, उतने ज्यादा आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। ठीक है, मजे की सजा आपको मिलेगी नहीं, आपको मजे का फल मिलेगा वहां पर। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सुने ही होंगे, बहुत सारे ऐसे तुमने सुने होंगे, उठो जागो जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन कितनी लक्ष्य की प्राप्ति करी, कितनी मेहनत करी, ये भी तो देखो। स्वामी विवेकानंद जी का दिमाग स्कैनर था, है ना। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्या बात थी, जानते दुनिया की सब चीजें हैं, जानते सब चीजें हैं, तो फालतू की बातों में रखा ही क्या है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ें, सीधे सीधे क्वेश्चनों को करें हम, और सीधे सीधे एग्जाम को निकालें, है ना। क्योंकि जो आजकल जो स्टेटस, जैसे जो व्यक्ति होता है ना, फोन चलाते हैं आप लोग, तो फोन पे जो स्टेटस दूसरों को दिखाते हैं आप लोग, अगर वो चरित्र अपने जीवन में उतार लो ना, तो किसी स्टेटस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकल स्टेट बन जाए। फोन वाले स्टेटस से नहीं, अगर स्टेटस को हिंदी में बोले ना, सिद्ध शब्दों बोलते हैं, औकात तुम्हारी क्या है। स्टेटस का हिंदी का मीन्स अगर देखें तो औकात होती है। ठीक है, तो स्टेटस क्या है तुम्हारा, स्टेटस किस बेस तक है। अगर उसी को हम औकात बोले तो लड़ाई झगड़े चालू की, औकात की बात कर दी भाई। अगर स्टेटस की बात करें तो वो स्टेटस अच्छा लगता है कि भाई स्टेटस की बात कर रहा है मेरे पास, है ना। मेरे पास स्टेटस क्या है, मैं कितनी कंपनियों का मालिक हूँ, कितनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी मैं कर रहा हूँ, आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, एसडीएम हूँ, है ना, डीएफओ हूँ, क्या हूँ मैं इस टाइम पर, ये मेरा स्टेटस है। हिंदी में ही बोले तो तुम्हारी औकात है ना। तो याद रखो भाई, क्वेश्चन सीधे सीधे करो, बढ़िया क्वेश्चन करो, नोट्स बनाओ,
पेपर एग्जाम टाइम पर, पेपर टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नए जरूरत होती है। नए क्वेश्चन जिसने एग्जाम टाइम पर कभी भी पढ़े, करंट अफेयर्स को छोड़कर, उसका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करना आसान रहेगा, नए क्वेश्चनों का रिवीजन करना आसान नहीं रहेगा। अगर नए क्वेश्चन ही पढ़ने हैं तो देखिएगा सबके सब नए क्वेश्चन है ना। परेशान मत होइएगा, हिस्ट्री की भी क्लास कुछ इसी प्रकार से चलने वाली है, ठीक है। और हिस्ट्री क्लास को बहुत बहुत 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे में लेके चलेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कंप्लीट किया जाए वहां पर, ठीक है। अभी लीप जो हो गई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिया की, ठीक है। और एक क्वेश्चन वो है, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद नहीं बता सकता कि कितनी बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। ये मत समझिएगा कि प्रबल भित्तियों से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या, देखिए जो टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चनों की एकदम बेहतरीन श्रृंखला है। आप लोग इस प्रकार से जुड़िएगा कि प्रबल के बारे में नहीं, हर किसी के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो उसके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन बना दे, चाहे किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बना दे, हम वहां पर कर देंगे अच्छी तरीके से, है ना। हम वहां पर अच्छी तरीके से कर देंगे, तो उसी प्रकार से देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात रह गई इस प्रकार के बातों की, तो एक बात तो समझिएगा आप लोग, क्या समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, आप इस बार आरओ का पेपर देखिएगा, ठीक है। जो पेपर हमारा री एग्जाम जिसकी तैयारी हम फिर से कर रहे हैं, उस पेपर को देखिएगा, उसमें क्या ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे। इस प्रकार अदर जो ईयर थी, जो अभी तक जो बहुत सारी ईयर जो हो चुकी थी, उनसे जो एग्जाम इस टाइम हुआ था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, है ना। स्टेटमेंट लेवल क्वेश्चन ज्यादा थे। अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे तो स्टेटमेंट लेवल वहां पर कम पूछा गया था, लेकिन अभी तक स्टेटमेंट लेवल ज्यादा पूछा गया है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको, ठीक। चलिए, वही कारण और कथन दे रखा है, ऊपर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम पर जरूर पढ़ने, क्योंकि एग्जामिनर कहीं भी चेंज कर सकता है, ठीक है। करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रबल भित्तियां मुख्यतः महासागरों के पूर्वी भागों में पाई जाती हैं। प्रवालों की वृद्धि हेतु तो 18 से 30 सेंटीग्रेड के मध्य तापमान अनुकूल रहता है क्या। देखिएगा, आपको पता है कि प्रवाल जो भित्तियां होती हैं, आपको पता है कि प्रवाल भित्तियां जो होती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो पाई जाती हैं, लेकिन महासागरों के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। बात तो ये है, महासागरों के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं क्या, तो महासागरों के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं क्या, ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। पूर्वी भाग में नहीं, किस भाग में, पश्चिमी भाग में पाई जाती है महासागरों के, है ना। तो एक कथन गलत है, ए कथन गलत है और आर कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, राइट, ओके। पूर्वी भागों पर नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित में से प्रबल विरंजन का प्रमुख कारक क्या है, क्या है आपकी प्रबल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारक आखिर है क्या। प्रबल रोग हो गया, वैश्विक ऊष्मन हो गया, अनिलो हो गया, या सागर जल में सिल्ट जमाव हो गया। वैश्विक ऊष्मन में वृद्धि, पूरा अगर कर लें तो वृद्धि, ठीक है। ग्लोबल जो ऊष्मा होगी, वायुमंडलीय होगा, जो जलवायु होगी, उसमें क्या करेगा, वृद्धि करेगा। सपाट शिखर वाले समुद्र टीले को क्या कहा जाता है, अभी तो पढ़ा था, भित्ति कहते हैं नहीं भाई, है ना। निमग्न द्वीप कहते हैं, गुआट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। समतल अंतः सागरीय सेल, यही है वो आपके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री विशेषताएं मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है। मूंगे की चट्टानों के लिए तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है। द्वीप तट के समीप, छोटी नहरों के समीप, झील के आसपास, ग्वाट और समुद्री टीला। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री विशेषताएं मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है, कौन सहायक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ग्वाट और समुद्री टीला, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों का ऊर्ध्वाधर व उत्थान को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। देखिए वल्लाना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं आंकड़ों का ऊर्ध्वाधर और उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टीमेटिक वक्र, फुल वियोमेट्रिक वक्र, फार्मोमेट्रिक वक्र,
हिप्सोमेट्रिक्स वक्र क्या कहते हैं? आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर व उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं। देखिएगा, रट लो इसको, क्योंकि इसमें कुछ समझने की बात नहीं है ना। DSSB PGT का क्वेश्चन था। हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा निम्नलिखित में से क्या दिखाया जाता है? क्या दिखाया जाता है भाई? तापक्रम, वर्षा, दूरी या उच्चावाच। क्या दिखाया जाता है? उच्चावाच को दिखाया जाता है। ठीक है, बल रहा है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपका काम इतने से ही चलेगा। गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है? गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है? बताइएगा। अजैविक पदार्थों के, ज्वालामुखी पदार्थों के, स्थलीय पदार्थों के या जैविक पदार्थों के, किसके निक्षेपण से होता है? तो मैं अगर इसमें कहूं अजैविक पदार्थों के निक्षेपण से होता है जैविक, ये दोनों तो गलत है, अजैविक या जैविक। तो क्या होगा? जैविक पदार्थों के निक्षेपण से। समुद्रों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? समुद्रों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ग्रेट क्वेश्चन, SSC एग्जाम में कई बार पूछा गया है। महासागरों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? पंख कहलाता है, बजरी, रेत या ऊर्ज कहलाता है? बड़ा ऊ और जा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव जनित सागरीय अपसाद है? कौन सा है? नीली, जिप्सम, नहीं, डायटम, ऊर्ज। राइट, तो बस नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पाद के रूप में जाना जाता है? देखिएगा कितना लॉजिकल क्वेश्चन बनाया गया, यानी कि बिल्कुल अगर आप समुद्र के बारे में जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जस्ट ए सेकंड हल कर लेंगे, जस्ट ए सेकंड आप इसको हल कर लेंगे, ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं आप लोगों से, है ना। कारण निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पाद के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, किसको जाना जाता है? छोटी मछली को? ये छोटी मछली क्या है आखिर? फफूंद मछली को नहीं, प्राणी प्लावक को कौन बनाते हैं? पादप बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पादप बनाते हैं ना। सभी को पता है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना, यानी कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण है, ऋणात्मक संचरण है, आकस्मिक संचरण है, उपयुक्त में कोई नहीं, है ना, धनात्मक संचरण है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहलाता है ना। महासागर और समुद्र की गहराइयां दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। महासागर और समुद्र की गहराइयों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो महासागर और समुद्र की गहराई को दर्शाने वाले चित्रों को, मानचित्र को क्या कहते हैं? मानव जाति मानचित्र, ये तो है नहीं, पर्वतीय तो है नहीं, अनुगंभीर मानचित्र या भूवैज्ञानिक, क्या कहते हैं? अनुगंभीर मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुगंभीर मानचित्र कहते हैं, जिसमें गहराइयों को दर्शाया जाता है, जो कि महासागर होता है, सागर होता है, ऐसे जैसे खाड़ियां होती हैं, उन सभी की जो गहराई को दर्शाया जाता है उसे अनुगंभीर मानचित्र कहते हैं। समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नलिखित में से किसे दर्शाया जाता है? किसको दर्शाया जाता है? समुद्री जल की लवणता को, समुद्री जल की गहराई को, महासागरीय कटकों की ऊंचाई को, या लहर के आयाम को? किसको दर्शाया जाता है ना? करें समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नलिखित में से किसे दर्शाया जाता है? समुद्री जल की लवणता को, लवणता को दर्शाया जाता है? नहीं, समुद्री जल की गहराई को दर्शाया जाता है। समुद्री जल की गहराई को दर्शाया जाता है। राइट, क्या दर्शाया था? समुद्री जल की गहराई को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय मैदानों की सामान्य गहराई किनके बीच होती है? तो किनके बीच होती है आपके? सामान्य गहराई किनके बीच होती है? 1000 से 6000 मीटर, 2000 से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर, या 4000 से 6000 मीटर, किनके मध्य होती है? ठीक है, बताइएगा। चलिए, 3000 से 6000 मीटर।
3000 से 6000 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित की सूची का सूची से मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची बी से मिलान कीजिए। इसमें जो भी आपको पता है वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, चैलेंजर गर्त, चैलेंजर को हम मेरियाना भी कहते हैं, चैलेंजर को हम मेरियाना गर्त भी कहते हैं, जो कि आपके मनीला फिलीपींस में पढ़ चुके हैं ना, महासागरों में पड़ा है। मनीला फिलीपींस में है आपके। विश्व की सबसे गहरी खाई है आपके किस महासागर में, प्रशांत महासागर में, है ना। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। अगर ए प्रशांत महासागर में है तो भाई इसका आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा, है ना। अब देखिएगा प्रशांत प्रशांत दो जगह है, तो एक किस में आएगी, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो ए वाले का थर्ड वाला, ए वाले का थर्ड वाला, ए वाले का थर्ड वाला अल्ट्रिक किसमें, दक्षिणी प्रशांत में आ जाएगा आपके। रोमांस आपके दक्षिणी अटलांटिक में आ जाएगा, और नरेश आपके उत्तर अटलांटिक में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, बोलो सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैंने बोल दिया धोखे से, ठीक है। सब कुछ पढ़ा है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डील किया है ना। महासागर का टॉपिक देखिएगा, एक एक पॉइंट को यहां से समझ में आएगा। वहां कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो इसको महासागर में जोड़ दिए। अब देखिएगा, सूची ए को सूची बी से सुमेल करना है, सूची ए को सूची बी से सुमेल करना है, तो करिएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, है ना, करेंगे कैसे। ओके, अटलांटिक की बात करेंगे तो डॉल्फिन, अटलांटिक की बात करेंगे तो डॉल्फिन, यानी कि ए का थर्ड वाला, तो ए का थर्ड वाला हो गया, ठीक है। तो ए का थर्ड वाला तो एक ही ऑप्शन है। ए के थर्ड वाले की बात करेंगे तो ए के थर्ड वाले से एक ही ऑप्शन है आपके, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। अगर बात करेंगे, ठीक है, बी का 4 बता रहा है, तो प्रशांत नहीं, गलत है। देखिएगा ऑप्शन गलत है आपके, एडेन आपके यहां पर हो जाएगा, आर्कटिक से ए वाला जुड़ जाएगा, और प्रशांत आपके यहां से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन कुछ इसमें गलत हो गए तो इसको कट कर दो ऑप्शन को, ठीक है। आंसर आप लोग मिला लो, ए वाला ठीक है ना। ऑप्शन इसके गलत हैं, मैंने पहले भी चेक किया था, तो इसके आंसर कुछ गलत थे, ठीक है। आप लोग यहां से मिलाइएगा। कौन सुमेलित नहीं है, अब इसमें डायरेक्टली पूछ लिया है कि भाई कौन सुमेलित नहीं है। मेरियाना ट्रेंच आपके है, आंध महासागर में है, ठीक है। टुंड्रा आपके, एलोसियन आपके कहां पर है, हिंद महासागर में नहीं, कहां पर है, प्रशांत महासागर में। कहां पर है आपके, प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई, ठीक है, प्लूटोको गर्त, ठीक है। इसकी सबसे गहरी खाई सुंड्रा, है ना। मैंने आपको महासागर में सब डिटेल पार्ट में पढ़ाया, एक एक पॉइंट को डिटेल से छाड़ के पढ़ाया है ना। अब देखिएगा क्या गजब के क्वेश्चन है आपके, इतने गजब के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है। देखिएगा अल्बाट्रांस का पठार, अल्बाट्रांस का पठार कहां पर है, तो उत्तरी, कह सकते हैं कि अल्बाट्रांस का पठार कहां पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यानी कि थर्ड वाला होगा, ठीक है, थर्ड वाला होगा। तो पहले का थर्ड होगा, यानी कि ए मिल रहा है क्या, चलिए चेक करते हैं। टेलीग्राफ की बात करेंगे तो टेलीग्राम का पठार जो है, टेलीग्राफ का उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। सेंट पॉल आपके हिंद कटक में है, जितने भी पॉल लगे हैं वो सब हिंद कटक में है। क्यूराइल आपके कहां पर है, उत्तर प्रशांत महासागर में है, क्यूराइल आपके यहां पर है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा, तो ऑप्शन इसका बी वाला होगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन होगा आपके, बी वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर को चुनिए। महासागर खाई क्या है आपके, फिलीपींस क्या है। अरे गजब, क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, मीटर गहराई में पूछा गया है ना।
हर प्रकार से क्वेश्चन है इस क्लास में, हर प्रकार का क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा प्रकार नहीं है जिसका प्रकार छूटा गया है, जिसके प्रकार को छोड़ दिया है, ऐसा कोई प्रकार ही नहीं है। ठीक है, ऐसे किसी प्रकार की बात करी नहीं गया है जिसको छोड़ दिया गया। अब देखिए टोंगा, टोंगा की अगर बात करेंगे तो टोंगा की अगर बात हम करें तो टोंगा की बात करें तो 10,700, ठीक है 10,880 है आपके। तो पहले का थर्ड होगा, यानी कि पहले का थर्ड होगा। तो पहले का थर्ड देखो, पहले का थर्ड, ठीक है। अब देखिए क्यूराइल की बात करेंगे तो 10,500 आएगा आपके, ठीक है। फिलीपींस की बात करेंगे तो फिलीपींस जो आएगा 10,540 आपके आएगा। और रोमांस की बात करेंगे तो बात करेंगे 7,760 आपके आएगा, राइट। तो एक कैसा लग रहा है आपको सेशन, एक कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। अब तो आप कर ही लगे, देखिएगा मैंने आपको सेंट पॉल आप हिंद महासागर की ओर मूव कर दें, डॉल्फिन आप लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर मूव कर दें, यानी कि पहले का 4 होगा। तो पहले का 4 देखिएगा कट कर दिया। सेंट पॉल की बात करेंगे पहला होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो क्या हुआ, एक सेकेंड, चलो भाई, इसकी बात करेंगे तो ए वाला हो जाएगा आपके, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो अभी तो पढ़ा था हमने, अल्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। कितनी सरल क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन। जो वहां पर क्वेश्चन रह गए थे महासागर में, क्लास काफी बड़ी हो रही थी इसलिए वहां से समाप्त होने के बाद यहाँ पर लेके चले आए। अब देखिएगा चुंडागढ़ कहां पर है, पूर्वी हिंद महासागर में। मेरियाना ट्रेंच कहां पर है, प्रशांत महासागर में है और उत्तरी प्रशांत महासागर में है। पहले का थर्ड होगा तो पहले का थर्ड होगा, तो पहले का अगर थर्ड मिल गया तो दूसरे का तो दूसरा ही हो गया। टुटिका कहां पर है, मध्य अटलांटिक महासागर में है। अटाकामा कहां पर है, यहीं पर है, ठीक है, हो गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है हमसे, 846 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं। किस प्रकार के जो निक्षेप होते हैं वो महासागरीय तलों पर सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित हैं, बताइएगा कौन से हैं, कौन से हैं भाई। जैविक निक्षेप, क्या होगा भाई, जैविक निक्षेप होंगे आपके, क्या होंगे, जैविक निक्षेप। रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, निष्प्रभावित तटरेखा का, संयुक्त तटरेखा का, निगम ऊपरी भूमि का तटरेखा का, निमज्जित ऊपरी भूत तटरेखा का, है ना। एक बल्लाहन क्वेश्चन है जो आप ऑटोमेटिकली याद कर सकते हो, अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो क्या होगा, रिया तट, है ना। जो पहाड़ियों के बीच में सपाट क्षेत्र जो होते हैं उन्हें रिया तट के नाम से जानते हैं हम, है ना। तो ऑप्शन नंबर निगमन ऊपरी भूमि तटरेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा कि बेलिज प्रबल रोधिका किनके बीच स्थित है। वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना क्योंकि आरओ में इस बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेलिज प्रबल रोधिका किनके बीच में स्थित है, मैक्सिको, क्यूकावा, जमैका, होंडुरास, मैक्सिको और ग्वाटेमाला, मैक्सिको और बहामास। एक बात तो क्लियर है, इसको छोड़ के मैक्सिको तो जरूर होने वाला है, क्या होगा, मैक्सिको व ग्वाटेमाला, है ना। बेलीज प्रबल रोधिका किनके बीच स्थित है। एक क्वेश्चन इस बार आरओ के पेपर पीसीएस में एक पेपर में जरूर पूछा जाएगा इस बार एक क्वेश्चन आपके, ठीक है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। काकोस किलिंग बेसिन कहां पर स्थित है, काकोस किलिंग बेसिन कहां पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या उपयुक्त में कोई नहीं। हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है आपके, मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपके मेडागास्कर है। उसके बाद हिंद महासागर की जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है उसे श्रीलंका कहते हैं। और हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई है उसे क्या कहते हैं, उसे
टुंड्रागत कहते हैं। और ए क्या है, ए किसके समानांतर है, ए सुमात्रा के समानांतर है। और आपके सुमात्रा द्वीप और इसके अंतर्गत आपके जावा द्वीप भी आता है। ठीक है, तो सबसे गहरी खाई आपके जावा द्वीप भी बोल सकते हैं। ये दोनों कहां पर है, ये दोनों आपके इंडोनेशिया में है ना, इंडोनेशिया में, राइट। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जो खाई है इसे मेरियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरियाना बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, हिंद महासागर का कोस, ठीक है, किलिंग बेसिन। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। महासागर क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्रों में फैली हुई है, तो सबसे अधिक क्षेत्रों में कौन सी स्थलाकृति फैली हुई है ना। महाद्वीपीय मग्नतट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय द्रोणी या महासागरीय पर्वत श्रेणी, कौन सी भाई बताइएगा। एकदम लॉजिक वाले क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जिसका सबसे अधिक विस्तार है। मैंने आपको बताया था कि जिसका सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है, द्रोणी मतलब होता है गहरा। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको बताया था, एक होता है महासागरीय, महासागरीय मग्न तट होते हैं आपके, ठीक है, फिर महासागरीय मग्न ढाल होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गहरे समुद्री क्षेत्र होते हैं, या द्रोणी कह सकते हैं, गहरे समुद्री गर्त होते हैं, जिनका विस्तार आपके कितना है, 75.9% है, तो उसे द्रोणी भी कह सकते हैं। यानी कि आंसर क्या होगा, महासागरीय द्रोणी, महासागरीय द्रोणी इसका राइट आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, महान अवरोधक भित्ति निम्नलिखित में से कहां तक फैली हुई है। महान अवरोधक भित्ति कहां तक फैली हुई है, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। महान अवरोधक भित्ति की बात करी जा रही है, तो मैं कह सकता हूं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जा रही है, ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जा रही है। ग्रेट बैरियर रीफ आखिर है कहां, तो सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्वी भाग में, याद रख लो, याद रख लो इसको, ए भूलना मत। अगर ए भूल गए तो बात खत्म, तो कुछ भी पढ़ने से फायदा नहीं है। प्रबल वित्तियों से संबंधित क्वेश्चनों से करने से कोई भी फायदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कैसा आंसर, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन। सबसे अधिक चौड़ी महाद्वीपीय समतल विश्व के किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, सबसे चौड़ी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है भाई, भारतीय प्रायद्वीपीय से जुड़ी है, साइबेरिया से जुड़ी है, पश्चिमी अफ्रीका से, पूर्वी अफ्रीका से, या डांगर बैंक से जुड़ी हुई है, बताइएगा। कहना सबसे अधिक चौड़ी महाद्वीपीय, सबसे अधिक चौड़ी महाद्वीपीय समतल विश्व के किस भाग से जुड़ी हुई है, विश्व के किस भाग से जुड़ी हुई है, ठीक है, साइबेरिया, क्या होगा आपके, साइबेरिया से जुड़ी हुई। साइबेरिया का पार्ट सबसे ज्यादा आपके कहां पर पड़ता है, रूस में, है ना, रूस में पड़ेगा सबसे ज्यादा, रूस यानी कि रसिया में सबसे ज्यादा पड़ेगा, है ना, बात समझ गए, ठीक है, गुड। कैसा लगा क्वेश्चन, देखो, एलुसियन व मेरियाना खाई का निर्माण हुआ है। मेरियाना खाई कहां पर है, पैसिफिक सी में, मेरियाना खाई कहां पर है, पैसिफिक सी में, यानी कि प्रशांत महासागर में, या कह सकते हैं ओशियन में, ठीक है। अपसारी प्लेट के किनारे के, अपसारी प्लेट किनारे के सहारे, ट्रांसफॉरमेंस प्लेट के सहारे, या संरक्षी प्लेट के सहारे, कहां पर आंसर होगा, आंसर कौन सा सही होने वाला है, तो बताइएगा कौन सा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो भाई, क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, है ना, तो अच्छा तो होगा ना एकदम, कैसा होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन वाला होगा, ठीक है, ये याद रखो, बेहतरीन होगा क्या, बताओ बताओ, एकदम जब गजब होगा, बेहतरीन रहेगा क्या। कह रहे हैं एलुसियन द मेरियाना खाई का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे हुआ है भाई,
निर्माण जो हुआ है वो कैसे हुआ है, किस टाइप से हुआ है, कितने टाइप से हो सकता है निर्माण, है ना। निर्माण की कला आखिर क्या है, तो कह सकते हैं अपसारी प्लेट के किनारे के सहारे नहीं, अभिसारी प्लेट के किनारे के सहारे हुआ। कैसे हुआ है, अभिसारी प्लेट के किनारे के सहारे हुआ है दोस्तों, ठीक है, किनारे के सहारे हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इस जमाने में नहीं देखा होगा। ऐसा है क्या, नहीं भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के पॉइंट से आ सकता है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम ही इतना कठिन है। ठीक है, बात समझिए, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास भी हमारी हमने 1 घंटे के अंतर्गत समाप्त कर ली है। तो कृपया करके सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, कमेंट से वो करें, है ना, और बताएं। कल हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 20 और लगातार आपके समक्ष ऐसे ही क्लास आती रहेंगी। ठीक है, तो चलते मिलते हैं फिर से हम 4 बजे, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, ओके बाय।